बच्चों, कल जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें कुछ कंडीशंस थी जिसको पढ़ना ज़रूरी था। तो आज वाली क्लास को आप कल वाले क्लास को देखने के बाद ही पढ़िएगा, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी डाइपोल को रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता था और नेट फोर्स कितना होता था, 0। लेकिन उसके लिए कंडीशन थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना। अगर क्या हो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कुछ ऐसी टाइप की निकल रही हो जो कि एक जैसी नहीं हो। इसमें अगर हम किसी डाइपोल को रखेंगे, याद रखिएगा, बस छोटी सी कंडीशन है, अगर इसमें हम किसी डाइपोल को जब भी रखेंगे, इसमें क्या होगा कि नेट फोर्स 0 नहीं होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे नेट जो फोर्स होता है वो 0 होता है, और ये नॉन यूनिफॉर्म है। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें जब भी किसी डाइपोल को रखेंगे तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो नेट फोर्स अगर 0 नहीं होगा तो मीन्स लीनियर मोशन होगा। लीनियर मोशन होगा तो क्या इसमें रोटेशनल मोशन भी होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। रोटेशन करने की भी इसके पास टेंडेंसी होगी। जिधर ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, जिधर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें ज़्यादा होंगी जहाँ पे, वहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा लगता है किसी भी चार्ज पे। यहाँ पे फोर्स कम लगेगा, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो ये चार्ज लीनियर मोशन भी करेगा और साथ में रोटेशन करते हुए भी आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है ना। जबकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कल जैसे बताया था आपको कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज को, जब किसी डाइपोल को रखते हैं +q -q +q, इसको किसी सर्टेन एंगल पे बना के अगर रखते हैं, ठीक है ना, सर्टेन एंगल प्लस और ये माइनस, तो इस पर क्या लग रहा था? नेट फोर्स तो 0 था बट टॉर्क लग रहा था, ठीक है ना। तो टॉर्क लग रहा था तो इसमें इस कंडीशन में लीनियर मोशन नहीं हो रहा था, सिर्फ ये क्या कर रहा था, इसको रोटेट कराने की टेंडेंसी रख रहा था, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें रोटेट कराने की भी टेंडेंसी रखेगा और साथ में लीनियर मोशन भी कराएगा। सपोज करिए कि इस पर 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, दो अलग अलग। तो 7 और 7 मिलके एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कपलिंग फोर्स बना लेंगे, और जो एक्स्ट्रा 3 न्यूटन का फोर्स होगा, उस 3 न्यूटन के फोर्स की वजह से ये इस डायरेक्शन में लीनियर मोशन भी करेगा। मीन्स ये ऐसे आगे की ओर भी बढ़ेगा और ऐसे रोटेट भी करते हुए जाएगा, ठीक है ना, लेफ्ट डायरेक्शन में, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये थोड़ा सा छोटा मोटा क्वेश्चन था, ठीक है ना, इस पर डिस्कस करना ज़रूरी था। अभी हम देख लेते हैं कि अब इसमें स्पेशल केसेस क्या क्या बनते हैं। कल वाले जो टॉपिक में था अपना स्पेशल केस, अभी ज़्यादा इस पर डिस्कस करना है इस वाले पे। इसमें बस इतना याद रखिएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम, ठीक है ना, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो बस मेरा बताने का ये पर्पस था कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 नहीं होता है। नोट कर लीजिएगा, नेट फोर्स 0 नहीं होता है तो कौन सा लीनियर मोशन करेगा? हाँ, लीनियर मोशन भी करेगा और साथ में रोटेट भी कराएगा उसको, ठीक है ना, डाइपोल को। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका स्पेशल केस जो था, ये वाला कल जो अपना था कि डाइपोल, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को हम लोग रखते हैं, डाइपोल को हमने रखा +q था और ये क्या था? -q था। एक दूसरे से आपको डिस्टेंस तो पता ही था, उनके बीच सर्टेन डिस्टेंस हम कितना कंसीडर करके चल रहे हैं? 2l, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल होता है कि 2l क्यों लेते हैं, क्यों नहीं l कंसीडर डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। वो यहाँ पे इसको सेंटर माना जाता है इसलिए, ठीक है, ये L और ये भी L माना जाता है, ठीक है। अब देखिए कि होगा क्या इसमें। स्पेशल केस हमने कल आपको बताया था कि अगर क्या हो, हमारा फार्मूला निकला था टॉर्क का, कितना निकला था? PE sin थीटा, ठीक है ना, PE sin थीटा फार्मूला निकला था। या टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। इज इट क्लियर?
देखिए ये फार्मूला हमारा कल का आया हुआ था। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे रख के देखेंगे। सपोज करिए कि फर्स्ट केस हम कंसिडर कर रहे हैं और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और डाइपोल को भी हमने ऐसे ही रखा, ठीक है ना, डाइपोल को भी हमने ऐसे ही रखा, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। तो ये डाइपोल इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से ये थीटा एंगल बना रहा था और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई भी एंगल बना रहा है क्या? नहीं। थीटा इक्वल्स टू कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री एंगल बना रहा है ना। तो थीटा इक्वल्स टू अगर 0 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे तो टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क 0 हो जाएगा। टॉर्क कितना हो जाएगा? इस पे लगने वाला टॉर्क क्या होगा? 0। तो और देखिए फर्स्ट केस और सेकेंड केस देखिए, इसमें टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। इसमें देख लेते हैं हम लोग, जब हम ऐसे रखेंगे इसको वर्टिकली मींस परपेंडिकुलर, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, ये 90 डिग्री एंगल पे अगर रखा हुआ है, ठीक है ना। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की ओर है, ठीक है ना, जैसे इस डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में है। तो देखिए अगर इनके बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा हो तो यहाँ पे 90 डिग्री रखिए। साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो टॉर्क कितना लग रहा होगा? मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा, यानी कि ये मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा। वो कितना लग रहा होगा? पीई। साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा? और ये क्या था? मिनिमम टॉर्क था। ये कौन सी कंडीशन थी? मिनिमम टॉर्क। तीसरा कंडीशन देख लीजिए, बस 3 ही कंडीशन पे बात करेंगे, फिर इसको समझने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, टॉर्क ये पूरे डाइपोल को प्लस वाला जो इधर है ये, और ये जो प्लस वाला पूरा इसको घुमा के यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे हो जाए और माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आ जाए, तो देखिए पूरी की पूरी कंडीशन चेंज हो जाएगी। प्लस क्यू यहाँ पे और माइनस क्यू यहाँ पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही ये डाइपोल अपना रखा हुआ है। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, फिर से फार्मूला लगाएंगे। इस बार पूरा एंगल कितना घुमा दिया? 180 डिग्री। कितना एंगल है ये? 180 डिग्री। इस वाले में थीटा इक्वल्स टू कितना था? 0 डिग्री। इस वाले में थीटा इक्वल्स टू कितना? 180। साइन 180 रखेंगे, साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो टॉर्क भी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0। अब क्या होगा कि दो कंडीशन में टॉर्क 0 हो रहा है। कितने कंडीशन में? 2 कंडीशन में टॉर्क 0 हो रहा है। तो 2 कंडीशन में टॉर्क 0 हो रहा है, एक 0 डिग्री पे और एक 180 डिग्री पे। 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। तो देखिए आवाज़ें आ रही है, अब क्या किया जाए, इसलिए तो दिक्कत हो रही थी। प्लेसेस बार बार चेंज करने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, मिनिमम टॉर्क 0, यहाँ पे भी टॉर्क क्या है? मिनिमम है। दो कंडीशन मिनिमम वाले हैं। तो टॉर्क 0 2 बार हो रहा है, ठीक है ना। एक स्टेबल होगा और एक होगा अनस्टेबल। बेसिकली बात की जाए, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं? मतलब कि कोई तो एक ऐसा कंडीशन होगा जिसमें डाइपोल स्टेबल अपने आप को फील करेगा, स्टेबल, वो मिनिमम कंडीशन होगी उसकी, ठीक है ना। और एक होता है अनस्टेबल कंडीशन। तो देखिए पहले स्टेबल और अनस्टेबल में डिफरेंस फिगर आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं कि सपोज करिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर हम फोर्स लगा दें, क्या लगा दें? फोर्स लगा दे और फिर से ये अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाए। क्या लगा जाए? जैसे सपोज करिए हम यहाँ से इसको ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ये मार्कर है, हम इसको अगर ऐसे फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर से इसको छोड़ दे रहे हैं, तो ये फिर से अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा, तो इसे बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरा केस देखिए, अगर दूसरा केस ऐसे हो, यहाँ से अगर हम इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दें, यहाँ से इसको अगर ऐसे डिस्प्लेस कर दें, तो ये ऐसे ही का ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है ना, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं आएगा, या ओरिजिनल पोजीशन पे जब ना आए तो इसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है? फोर्स लगाने के बाद या डिस्प्लेस करने के बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए तो उसे बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो देखिए अब आप ही बता दीजिए, इन दोनों कंडीशन में जहाँ पे मिनिमम टॉर्क हो रहा है, ठीक है ना, इन दोनों में मिनिमम टॉर्क हो रहा है, तो इसमें कौन सी ऐसी कंडीशन है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की है? तो चलिए आइए देखते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। इस वाले में ज़रा देखिए, इस वाले में अगर हम डाइपोल को ऐसे करके छोड़ दें
तो अभी भी प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, माइनस क्यू वाले चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ये फिर से आ जाएगा कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि ये क्या हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको जरा देखते हैं, ये जब प्लस क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में, देखिए जरा हमने क्या किया, इसको प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसको हमने कुछ सर्टेन एंगल पे डिस्प्लेस किया, ठीक है ना, इसको ऐसे किया, मीन्स ये ऐसे था, प्लस ये था, माइनस ये था, हमने इसको ऐसे किया। तो जब इसको ऐसे करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इस पे मतलब प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। 50 बार बताई जा चुकी ये बात है। प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में के डायरेक्शन ही फोर्स लगता है, ठीक है ना, और माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा। किस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या बताइए, फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो जब ये ओरिजिनल पोजीशन को अचीव नहीं कर पाएगा तो ये बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद रखिएगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, इसमें से कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको नोट कर लीजिएगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये तो बातें समझ में आ गई। अब इसमें हम लोग कुछ वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे कि कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन ऑन अ डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इसको जब हम घुमाएंगे तो क्या क्या कंडीशन होने वाली है उसी को भी देखते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम क्या निकालना चाहते हैं कि वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, ठीक है ना। जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बस छोटा सा एक क्वेश्चन बनता है, वो इतना डेप्थ में नहीं जाता है, ठीक है ना। वो ज़्यादा दिक्कत करने लगेगा आपको, ठीक है। आप बस इतना ही समझिए। ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। तो डाइपोल पहले अपने मिनिमम कंडीशन में रहा होगा। मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रखेंगे, और आपको पता है डाइपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, -2 प्लस होता है, ठीक है। डाइपोल को जब अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, और आपको बताया भी 180 डिग्री एंगल पे रखेंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। तो यहाँ पे देखिए कि हम जब भी इसको रोटेट कराएंगे डाइपोल को, यहाँ पे इसको लेके जाना पड़ेगा ना कुछ सर्टेन एंगल पे, हम ही लेकर जाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा ना। तो हम वही चेक करना चाहते हैं कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी डाइपोल को घुमाएंगे, ठीक है ना। या डाइपोल खुद अपने आप ही घूम रहा होगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। या इस डाइपोल को हम ऐसे रख के चले गए, देखेंगे कौन सा कंडीशन बनता। तो पहले हम देखते हैं डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा डिग्री। पहले तो डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, इसको हमने ऐसे घुमाया, ठीक है ना, थीटा डिग्री एंगल पे। तो थीटा डिग्री एंगल पे जब इसको घुमाते हैं तो आप सभी को पता है वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो लीनियर मोशन के लिए होता है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर मोशन के लिए बात करते हैं तो वर्क डन इक्वल्स टू टॉर्क इंटू थीटा होता है, यानी कि टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रोटेशनल मोशन में आपने पढ़ा होगा। ये वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशन और ये वर्क डन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही ना। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगल में चेंजेस होते रहते हैं, तो एंगल में जब भी चेंजेस होते रहेंगे तो फार्मूला याद रखिएगा, वर्क डन इक्वल्स टू टॉर्क इंटू थीटा, ठीक है ना। ये फार्मूला लगाते हैं। तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट इसको भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आप एक बात बताइए कि जब ये डाइपोल स्टार्टिंग में ऐसे कंडीशन में था, ये जब डाइपोल ऐसे कंडीशन में था तो इस पे टॉर्क इस वक्त 0 लग रहा था। अब टॉर्क क्या लग रहा है, कुछ बढ़ता चला जा रहा है, मैक्सिमम टॉर्क हो जा रहा है, फिर टॉर्क
लगातार टॉर्क में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो लगातार अगर कंटिन्यू टॉर्क में चेंजेस देखने को मिलेंगे तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता है टॉर्क का फार्मूला भी आपको पता है पी ई साइन थीटा। यहाँ पे आप एक बात बताइए, साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा लगातार चेंज होगा तो टॉर्क भी लगातार चेंज होता रहेगा कि नहीं चेंज होता रहेगा। तो टॉर्क जब भी चेंज होगा तो सीधा ये फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते, हम कैलकुलस का एक फार्मूला अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो देखिए वो क्या कहता है कि सपोज करेंगे हम कि छोटा सा इस पर डी थीटा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, उस कंडीशन में हम मानेंगे कि टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। टॉर्क को क्या मानेंगे, कांस्टेंट है, तो छोटा सा वर्क डन भी होगा। तो ए डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम 0 to थीटा डिग्री, तो यहाँ से हमें थीटा डिग्री तक रोटेट करना है, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट में रोटेट कराएंगे, ठीक है ना, डी थीटा डी थीटा डी थीटा और सबको एडअप कर देंगे। तो देखिए छोटा सा वर्क डन हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉर्क इंटू डी थीटा। उस कंडीशन के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो वर्क डन इक्वल्स टू टॉर्क इंटू डी थीटा, ठीक है। टॉर्क की जगह पे वैल्यू कितनी होती है, पी ई साइन थीटा और डी थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए। और इसको अब हम लोग क्या कर देंगे, फुल वर्क डन हम निकालना चाहते हैं तो हमें क्या, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके थीटा तक, ठीक है ना, 0 to थीटा, हाँ 0 to थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसमें p क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि p इक्वल्स टू क्या होता है, q इंटू 2l, p इक्वल्स टू क्या होता है, q इंटू 2l। तो ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा, इनके बीच का लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा। तो p को बाहर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा क्या, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री से लेके कहाँ तक, 0 डिग्री से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करना है इसको, थीटा डिग्री तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, थीटा तक। तो यहाँ पे बचेगा क्या, साइन थीटा डी थीटा। इज इट क्लियर, साइन थीटा और डी थीटा बचा, तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा 0 डिग्री टू थीटा डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री टू थीटा डिग्री। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें वैल्यू को रखेंगे तो वर्क डन ये निकल के चला आ रहा है 0 to थीटा डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए वर्क डन इक्वल्स टू पी ई, पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट, देन माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस कॉस थीटा, थीटा के जगह पे तो थीटा ही होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो वर्क डन इक्वल्स टू अपना आ जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू आ जाएगा पी ई, देखिएगा कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि प्लस और यहाँ पे क्या है, माइनस कॉस थीटा। तो ये अपना फार्मूला आया। जब भी किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसको रोटेट कराने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W इक्वल्स टू पी 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम देखेंगे कि जब ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे तो 1 में से बन जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। कॉस 0 की वैल्यू 0, 1 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो वर्क डन कितना होगा, 0। अब देखते हैं 90 डिग्री पे रख के देखते हैं। तो 90 डिग्री की कंडीशन में रख के देखेंगे 90 डिग्री की केस में, तो पी ई 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, पी ई, ये कितना बचा, ये वर्क डन निकला कब, जब इसको हमें कितना घुमाना पड़ेगा, 90 डिग्री। अब 180 डिग्री का केस भी देख लेते हैं, 0 डिग्री पे 0, 90 डिग्री पे कितना, पी। अब देख लेते हैं ये 90 डिग्री का केस था, ठीक है ना। अब 180 डिग्री का केस देख लेते हैं, कॉस 180 रख देंगे, पी ई, जनरल फार्मूला तो यही है, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। कॉस 180 की वैल्यू कितनी, -1, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 पी ई।
आप ऐसे ही सबका निकाल सकते हो। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जब कंडीशन में होगा तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। उस कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में था। जब इसको हम रोटेट कराना शुरू करेंगे तो 90 डिग्री पे ले जाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, पी। और जब इसको पूरा ऐसे घुमाएंगे तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 2 PE। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती है, इसको याद कर लीजिएगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। डेप्थ में, यही डेप्थ में जाके ये लोग पूछते हैं टर्म्स। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चल पाता है कि कैसे ये होता है। अभी तो एनर्जी वाला केस आएगा, एनर्जी वाला बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है ना। उसमें आपको बिल्कुल ध्यान देना है। इसके बाद वाली क्लास में एनर्जी वाला आएगा, ठीक है।